नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कानून और आप और अली बुखारी दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 7 मार्च 2016 को यानी 7 मार्च 2016 को अपने सबसे पहले अनाउंसमेंट के साथ छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि मैंने अपने जो डेज़ हम लंदन से बाहर करते होते हैं, बर्मिंघम और मैनचेस्टर के, वो डेज़ चेंज करने का इरादा किया है, होपफुली एक बेहतरी के लिए। सो लेट्स सी अब आगे कैसा चलता है। अब बजाय इससे कि मैं हर थर्सडे को जाया करूं बाहर, मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं हर वेंसडे को यानी हर बुध वाले दिन मैं मैनचेस्टर में या बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह। इस हफ्ते परसों यानी बुध वाले दिन बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप अपना इंटरेस्ट जमा कराना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता कर लीजिएगा। आप जिस तरह हमेशा की तरह मुझे वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं, या यूट्यूब से ढूंढ सकते हैं, या फेसबुक से ढूंढ सकते हैं, या होम ऑफिस के उसकी लॉ सोसाइटी की वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हैं। अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं कॉल्स लेनी शुरू करूं, जिस तरह हमेशा मैं कोई ना कोई एक टॉपिक लेके उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करता हूं, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ का जिक्र करता हूं जो मेरे पास पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा आती रही। इस दफ़ा ना चाहते हुए भी वो टॉपिक है जो हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। ये टॉपिक है बच्चों का। बच्चों का टॉपिक क्या है कि जी अगर बच्चों को यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो क्या उनको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा? क्या एक फैमिली जो कि यहाँ पे रह रही है और उनको अब 7 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है, क्या उनको स्टेटस फौरन मिल जाएगा उनके बच्चों के 7 साल कंप्लीट होने पे? इसके ऊपर अगर आप इमिग्रेशन रूल्स को देखें तो पैराग्राफ 276 ADE 6 और पैराग्राफ 276 ADE 4 इसका जिक्र करता है, जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनकी उम्र अभी भी 18 साल से कम है, एंड इट वुड नॉट बी रीजनेबल टू रिमूव देम फ्रॉम द UK, तो फिर आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब लोग उसका मतलब यही समझते हैं कि जब 7 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आप बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कानून तो यही कहता है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो आगे से क्या होता है, आजकल डिसीजन मेकिंग में क्या हो रहा है, ये मैं बताना चाहता हूं आज, क्योंकि अक्सर लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। आपके बच्चे के 7 साल कंप्लीट हुए, अगर आपका बच्चा यहीं पे पैदा हुआ और अब उसकी उम्र 7 साल तक हो गई और अभी आप फौरन अप्लाई करते हैं ये कहते हुए कि जी मेरे बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आपके चांसेस क्या हैं? अब इसके अंदर कुछ केसेस हैं ऐसे जो कि कहते हैं कि आपके बच्चे के पहले 3-4 साल जो हैं वो तो होश के हैं ही नहीं। सो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे था कि कहीं और था। सो इसलिए अगर आप वहां से देखना शुरू करें इस चीज को, तो उसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के सिर्फ अभी 3 साल या 4 साल होश के गुजरे हैं। सॉरी, ये खांसी चल रही है। लेकिन इसके अलावा वो और उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो उस केस में जो बच्चा यहां पैदा हुआ, अगर उस बच्चे की उम्र 9 साल, 9.5 साल या 10 साल हो चुकी है, तो ज्यादा बेहतर चांसेस बनते हैं कि उसको यहां पे स्टेटस मिलेगा और उसके साथ उसकी बाकी फैमिली को। कंपेयर करें इसको उस सिचुएशन के साथ जहां पे एक बच्चा आया यहाँ पे, और जब वो आया तो उसकी उम्र 3 साल या 4 साल या 5 साल थी, उसके बाद वो 7 साल यहां पे गुजारता है, तो उस केस में क्या चांसेस हैं? उस केस में उस बच्चे के चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो केस लॉ को देखा जा रहा है। अब ईवी फिलीपींस एक केस का नाम है जिसके अंदर ये चीज कही गई है कि अगर बच्चे के पहले 3-4 साल यहां पे उसके होश के नहीं है और उसके बाद उसने टाइम गुजारा है, वो टाइम ज्यादा करामद होगा। अगर आप उस टाइम को देख के चलते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को लेके चलते हैं, तो ये केस आपका बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अब अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों की एप्लीकेशन डाल दी जाए इससे पहले कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कानून को अगर आप देखें, इमिग्रेशन रूल को देखें, तो उसके अंदर यह है कि आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, उसने 7 साल गुजार लिए हों, और फिर अनरीजनेबलनेस वाला पॉइंट आता है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बेहतरीन सूरत जो बनती है वो ये बनती है कि आपका बच्चा अगर यहीं पैदा हुआ तो उसको लेट से लेट उसकी एप्लीकेशन डालें, यानी 8.5 साल, 9 साल, 9.5 साल के बाद। और अगर एक बच्चा यहाँ पर आया जिसकी उम्र 3-4 साल से ऊपर थी और फिर उसने 7 साल गुजारे, तो जैसे ही 7 साल गुजारे आप उसकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये दो आपको मैंने बिल्कुल एक जनरल किस्म के रूल ऑफ थंब बता दिए। अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे कोई डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, वहां पे हालात डिफरेंट होते हैं, कई जगहों पे माँ बाप के हालात डिफरेंट होते हैं, कई जगह बच्चों के हालात डिफरेंट होते हैं। सो वो सारी चीज़ें जो जो होती हैं उनको हम काउंट करवा सकते हैं
डिपेंडिंग अपॉन आपका केस है कैसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर केस को बिल्कुल एक नए तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, हर केस को एक बिल्कुल यूनिक तरीके से देखना चाहिए कि उसको आपने ये नहीं करना है कि अच्छा फलाने का ऐसे हुआ था मैं भी उसी तरह से अप्लाई कर दूं तो मैं भी एग्जैक्टली वो चीज कर दूं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब आप वो चीज करने लगेंगे तो आपके केस के अंदर वीकनेसेस पैदा हो जाती है। ऑलराइट जी, अब मेरा ख्याल अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर मैंने सवाल पूछना था कि मेरा अभी इंडेफिनेट में कुछ मंथ्स रह गए, ठीक है, ठीक, और मैंने ये पूछना था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो विजिट पे हैं इधर ही, तो वो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं मेरे मतलब स्टेटस पे। और दूसरा ये पूछना था कि जब मेरी मिसेज यहाँ है तो उनकी एक्सटेंशन जब करवानी है आगे, तो उसके लिए इनकम थ्रेशोल्ड मुझे जो 18,000 का दिखाना है, ठीक है, तो उसमें हम दोनों मिलके दिखा सकते हैं या सिर्फ मेरी ही इनकम होनी चाहिए? अगर वो भी काम करे तो ये दोनों हम मिलके 18 या 20,000 तक दिखा सकते हैं। ओके, वो और कुछ डिपेंडेंट चीज? मेरी। बस ये दो सवाल है आपके? हाँ जी, ये दो सवाल ओके, है, तो चलें, पहला सवाल जो प्लीज आपका मैं है, फोन पे सुनना चाहूँ। जी जी, आप जहां भी सुनना चाहें आप सुन लीजिए। पहला सवाल जो आपका है वो आपने मेरा ख्याल है खुद ही एक तरह से आंसर कर दिया। आपने कहा कि अभी आपको आईएलआर मिलने में कुछ महीने बाकी हैं, सो इसका मतलब अभी आपके पास सेटल्ड स्टेटस नहीं है, सो यू आर नॉट अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके। सो आप जब अप्लाई करना चाहते हैं डिपेंडेंट का, तो किस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं? अगर आप चल रहे हैं जो पुराना टियर 1 जनरल था, या टियर 2 जनरल है, या कोई और किसी और कैटेगरी के अंदर आप चल रहे हैं, या एंटरप्रेन्योर में किसी भी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम की कैटेगरी में है, वहां पे ये याद रखिए कि आपके पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट्स नहीं बन सकते टिल सच टाइम दैट यू हैव परमानेंट सेटल्ड स्टेटस इन द यूके। आपके केस में अगर आप किसी पॉइंट्स पे सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं और अभी आप इंडेफिनिट लीव पे पहुंचने वाले हैं, या आपके 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं और आप सोचते हैं कि जी वहां जाके मेरे 10 साल कंप्लीट होते हैं या आईएलआर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं पक्का हो जाता हूं यहाँ पे, उस वक्त आपको इंतजार करना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर आपके अभी विजिटर पे हैं, उनको विजिट पे ही रहने दीजिए, उनको विजिट से अगर 6 महीने का उनके पास टाइम होता है तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको वापस भेज दीजिएगा, उससे ज़्यादा आपने उनको रोकना नहीं है यहाँ पे। जब आपकी इंडेफिनिट लीव हो जाती है तब देखिएगा कि क्या सिचुएशन है, और फिर आप उनको अगर स्पॉन्सर करके यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रास्ता होता है, ज़्यादा बेहतर तरीका होता है करने का। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी कोई ऐसी इमरजेंसी है या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मुझे पेरेंट्स को यहीं पे रखना है और मैंने उसी तरह से चलना है, तो कुछ बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में आप उनकी कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत कम सिचुएशंस ऐसी होंगी जो उसमें आपको कामयाबी अता करेंगी। इसलिए बेहतर चीज़ यही है कि उनको वापस भेज दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसकी वजह से पेरेंट्स वापस नहीं जा सकते, तो फिर किसी वकील से रब्ता करें, यानी जिनके साथ बैठ के आप एप्लीकेशन डिस्कस कर सकें। मेरे साथ करना चाहें ऑफकोर्स आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा। दूसरी बात आपने पूछी कि जी आप जब वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो 18,600 की आपको इनकम दिखानी होगी। अब उसके अंदर 18,600 इनकम आपकी अपनी भी हो सकती है और आपकी वाइफ के साथ मिला के भी हो सकती है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप करना चाह रहे हैं, आप वो भी चीज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी हाउस होल्ड इनकम 18,600 से ऊपर हो और कोई और डिपेंडेंट बच्चे ना हो जो आपकी इनकम के ऊपर आगे डिपेंडेंट होंगे या आपके इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। इफ दैट इज द केस देन यू विल फाइन। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वासम, हाँ, एक्चुअली अली जी मैंने पूछना था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैंने एक्चुअली ये पूछना था नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए, मुझे वो पूछना था ये 10 साल का जो रूल है ये कहाँ तक अप्लाई होता है, क्योंकि मैं 2005 में आई थी और ओवरस्टे हो गई थी। उसके बाद 2009 में मैंने असाइलम 2006 में जनवरी में मैंने असाइलम क्लेम किया था और 2009 में जाके कहीं मुझे उन्होंने मिला, वो भी अपील में। ठीक, तो अब 2014 में मैंने 5 साल पूरे करने के बाद इंडेफिनिट लीव ली है। ठीक, तो अब मैंने अप्लाई किया हुआ है 2015 में सितंबर में नेशनैलिटी के लिए। तो बताएं कि जब मैंने ये मेरा पीरियड कब स्टार्ट होता है लीगली, 2006 में स्टार्ट होता है या 9 में जब मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला है,
तब स्टार्ट होगा। प्लीज इसके लिए मुझे बता दीजिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मेरी एप्लीकेशन मैंने डाली थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें और टाइम चाहिए इसके लिए, जी। 3 से 6 महीने और उन्होंने मुझसे मांगे हैं। जी, तो आप बिल्कुल। बताइए, साथ उसमें मेरे 2 बच्चों को भी मैंने डाला हुआ है, तो मुझे बताइए कि उसके लिए क्या होगा, वो अंडर 18 है। ओके, चलें तो बताता मुझे हूँ जी। बताइए कि इसके लिए मुझे मिल जाएगा या इसमें क्या वो रिफ्यूज कर सकते हैं? चलें बताता हूँ जी। ओहो, अच्छा चलें, पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल भी रिपीट कर दूंगा और फिर आपका जवाब भी तफसील से दूंगा। मिलते हैं 2 मिनट में ब्रेक के बाद।